घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बिहार में सत्ता के लिए नई सियासी सांठगांठ, लालू और नीतीश साथ साथ। बड़ा सवाल, सियासी मजबूरी या जरूरी। और मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ राजपक्षे के निमंत्रण पर सियासत तेज। बड़ा सवाल, मोदी की ताजपोशी से कितने बदलेंगे पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते। हमारे साथ हैं जेडीयू के महासचिव हैं, नेता हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव जी। हमारे साथ हरिकेश बहादुर जी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक चिंतक भी हैं। साथ साथ वामदल के वरिष्ठ नेता अवनी रॉय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं और भूपेंद्र धर्मानी जी हैं। सबसे पहले बात करते हैं नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की। 26 मई के शाम 6 बजे राष्ट्रपति उनके फोरकोर्ट में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 3000 लोगों को न्योता भेजा गया है और 3000 लोग में हमारे जो पड़ोसी मुल्क सार्क जो देश हैं उनको भी न्योता भेजा गया है उनके कि वो भी शामिल हो। और इस पे बवाल शुरू हो गया है। एक तरफ तमिलनाडु में जो उनके सहयोगी हैं बीजेपी के, वो भी विरोध कर रहे हैं। जयललिता वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वो भी विरोध कर रही हैं। उधर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, शेख हसीना वहाँ बांग्लादेश के साथ जो भी न्योता भेजा गया उस पर विरोध कर रही हैं। और पाकिस्तान के लेकर नवाज शरीफ को लेकर तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और कांग्रेस ने जो सवाल पूछे, सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं जो बीजेपी के जो बातें हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अपने जो हमारे तमाम मेहमान हैं पहले उनसे शुरुआत करते हैं। पुष्पेंद्र, ये शपथ ग्रहण समारोह और ये सियासत, क्या संदेश मिल रहा है इस वक्त? देखिए, मैं समझता हूं शायद आप ये जो सार्क देशों को बुलाया उस संबंध में पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, दो बातें हैं। मुझे लगता है भारतीय मीडिया किसी चीज को ओवर प्ले करने का एक्सपर्ट है। अगर इस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर खालिस तौर पे पाकिस्तान के वजीर आजम को ये इन्विटेशन भेजा जाता तो सवाल खड़े करना समझ में आता था कि यकायक आपको क्या हुआ कि जब आप 400 रैलियां कर रहे थे तो पाकिस्तान से कोई 2 के 25 सर मांग रहा था, कोई पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को खत्म कर रहा था, कोई दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कर रहा था। तब तो यह बात जेन्युइन थी और मीडिया भी सवाल उठाता कि आपको आज सडनली पाकिस्तान से क्या प्रेम हो गया। लेकिन नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, सार्क देशों के लोगों को आपने इनवाइट किया है। और आज के इनवाइट करने से कौन आता है कौन नहीं आता है, ना तो कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत होने जा रही है, ना कोई डायलॉग होने जा रहा है, ना भारत की कोई विदेश नीति होने वाली है। जेस्चर के बारे में हमेशा सवाल उठता था कि भारत का पड़ोसी मुल्क, खास करके पाकिस्तान की जब बात होती थी, अगर देखें कि हमारा संबंध किस चीज पे आधारित होना चाहिए। और आज जो बात कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भाई आखिर क्या बदल गया, ये बताएं हमें कि जो आपने कौन सी जो आपकी पहले की राय थी उस राय में आज विपरीत कैसे होगी, यही सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखने की सवाल ही अपने आप में गलत है। मैं कह रहा हूं इस पर राजनीति करने वाली बात हो रही है। जितने लोग भी इस सब बातों पे कमेंट कर रहे हैं, मैं समझता हूं शपथ ग्रहण समारोह में आप किसी को भी बुला सकते हैं और ये कोई सेलेक्टिव नहीं है। अगर सार्क देशों में ये नहीं होते, मैं फिर कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान को सेलेक्टिवली बुलाया जाता तो समझ में आती थी, लेकिन सार्क देशों में तो वो आते हैं, लिहाजा वो उनको आपने इन्वाइट भेजा है सातों देशों को। तो अब इस पे ये कहना कि साहब आपकी राजनीति बदल गई, आपकी लाइन बदल गई, आपने जो कहा था वो बदल गया, ये मैं समझता हूं बिल्कुल फिजूल बात है। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ जीते थे तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बुलाया था जी। तो मनमोहन सिंह के न जाने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जब सार्क देशों को बुलाया था तो यह भी सोचा था कि राजपक्षे के आने ना आने से देश की इंटरनल राजनीति में भी असर पड़ेगा। तो यह जिसको कहते हैं ओवर प्ले करना कि अगर नवाज शरीफ यहां आ जाते हैं तो भारत की तमाम जितने भी इनके ऑब्जेक्शंस हैं, जितने भी इनकी चिंताएं हैं, जितने भी इनके कंसर्न्स हैं, वो सब जो है पीछे छूट जाएंगे। मेरा मानना यह है। दूसरी बात आप समझें कि नवाज शरीफ के यहां इस पॉलिटिक्स को क्यों प्ले किया जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जो जमहूरी ताकतें हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ और पीपीपी, इन दोनों ने 2 महीने पहले हाथ मिलाया और कहा कि हम दोनों मिलकर के, जो पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें हैं, हम किसी भी कीमत में जमहूरियत को मजबूत
रखेंगे और किसी तीसरी पार्टी को नहीं आने देंगे। उस पे जरदारी साहब ने जब प्रेस को एड्रेस किया तो उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम बिल्ले को दूध नहीं पीने देंगे। ये बिल्ला वो आर्मी के लिए कह रहे हैं, वो आईएसआई के लिए कह रहे हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान की इंटरनल हालत है, आईएसआई के कहने पे जिस तरह से वहां का जो सबसे बड़ा यहाँ के सियासी हालात, मैं एक बात कहना चाहता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। जियो टीवी को बंद किया गया। जियो टीवी ने जिस तरह से हमला किया पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, इससे आर्मी आईएसआई दुखी है। वो नहीं चाहती कि ऐसे वक्त में नवाज शरीफ यहां जाएं। उनका तर्क जो पाकिस्तान में डिबेट हो रही है, उनका कहना है कि एक इंतहा पसंद हिंदू जमात भारतीय जनता पार्टी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिसके ऊपर 2002 के हजारों मुसलमानों का कत्ल है, यह हेडलाइन पाकिस्तान में चल रही है। ये वो तमाम तंजीमें चला रही हैं, ये तमाम वो टेलीविजन चला रहे हैं जो आईएसआई और आर्मी के इशारे पे इस हालात को पैदा करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान आने की सोचे भी तो वो हेजिटेट हो और ये ताकतें उन पे दबाव बना रही हैं। लिहाजा पाकिस्तान की इस इंटरनल प्रेशर से नवाज शरीफ बचने के लिए भारत आना चाहते हैं, ताकि कम से कम अपनी बाउंड्रीज पे हालात ऐसे कर ले कि ताकि जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं वो पीछे छूट जाए। जी भूपेंद्र धर्मानी जी, आज कांग्रेस के नेता हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कहा है बीजेपी हमेशा से कहती रही है कि पाकिस्तान से आतंकवाद और संवाद एक साथ संभव नहीं है। और वो बीजेपी से पूछना, वो कह रहे हैं कि मैं अब बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान से बीजेपी को आतंकवाद और संवाद दोनों कबूल है। कांग्रेस के प्रवक्ता है मीम अफजल, उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी से पहले पाकिस्तान के रिश्तों पर मनमोहन सरकार की आलोचना करती थी कि जवानों के सिर काटे जा रहे हैं, अब मोदी क्या कर रहे हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो आप वही बात वही है कि अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, सार्क देशों को निमंत्रण है जी। अभी सरकार बनी नहीं और सरकार ने कोई डायलॉग के लिए तो उनको बुलाया नहीं, एक सेरेमनी में प्रेजेंस के लिए बुलाया और ये गेस्चर है। और उसमें अगर वो आते हैं तो एक वातावरण निर्मित तो करना है नई सरकार को या नहीं। आप जो भी बात है, चाहे वो आप में तनाव है, चाहे आतंकवाद है, एक बार आप बात तो करेंगे, आप वार्निंग तो देंगे ना कि देखिए अब बहुत हो लिया, आप इसके आगे मत बढ़िए। ये कैसे होगा? आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर आप संवाद ही नहीं करेंगे तो मामले सुलझेंगे कैसे? और संवाद के लिए जो पहला धुरी है कि जिस दिन वो नई सरकार बनने जा रही है उस दिन अगर वहां के वजीर आजम आते हैं तो मुझे लगता है कि एक नया वातावरण जो संवाद के लिए बहुत आवश्यक है, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण एक दोनों देशों के बीच अगर पैदा होता है एक नए गेस्चर से, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। और जो बात दूसरी आ रही है, जैसे माया या जयललिता जी विरोध कर रहे हैं, अब वही वाली बात जो पहले ये लोग करते रहे हैं, विदेश नीति में भी दखल करेंगे। आखिर विदेश नीति में वहां के अगर आप जो लोकल इश्यूज हैं उसको लेकर आएंगे तो कैसे आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संवाद निर्मित कर पाएंगे जी। ये जो इश्यूज हैं जो एक तरफ जयललिता जी, हालांकि ममता बनर्जी ने औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन माना जा रहा है कि ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि शेख हसीना जो संधि, तो खास करके तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर जो विवाद था वो विवाद अभी भी बरकरार है। और शेख हसीना ने तीस्ता संधि की नाकामी के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया था। ऐसे में जब पड़ोसी मुल्क को न्योता भेजा गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने एक समय नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया था जी, जिसमें तीसरी देशों की एक शक्ति जोरदार हो, ऐसा कोशिश किया गया था। कई सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वो बिल्कुल खत्म जैसे हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने प्रयास किया, ये इस मैं आ रहा हूं, उसके बाद उन्होंने प्रयास लिया कि हम पड़ोसी देश जो है इसके अंदर एक सार्क करके कि हमारे दोस्ती, भाईचारा, व्यवसाय, ये सब चीज़ को हम आगे बढ़ाएं और पड़ोसी देश के साथ एक रिलेशन बने। तो ये सार्क कंट्री की, ये तो हमारे देश की जो विदेश पॉलिसी है और उसके साथ सार्क की जो बनी हुई नीतियां हैं उसको सामने रखते हुए उन्होंने जो न्योता दिया अपनी शपथ ग्रहण के समय, मेरे ख्याल ये एक न्योता ही होता है। न्योता में आए, थोड़ा मिले, भोजन की कुछ बात है तो भोजन करें, बाकी इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं होता है कि झगड़ा वहीं हो जाए जी। तो मैं इसमें, आप इसका स्वागत करते हैं?
कोई कोई जो सोच रहे हैं राजनीतिक ढंग से जो सोच रहे हैं, या उनके पास जब आप जाते हो तो जो आप बात इसका स्वागत करते हैं इस जेस्चर का? जो बात पुष्पेन ने कह रहा था कि मीडिया वाले ने चले गए, अब जयललिता सोच रहे हैं कि भाई तमिल के बारे में इसमें हो जाएगा, कोई सोच रहा है कि पाकिस्तान के साथ ही हो जाएगा जी। भाई ऐसी एक शादी ब्याह में पड़ोसी जो रोजाना झगड़ा होता है ऊपर से कूड़े फेंकने की और पानी गिराने की, आप इसका स्वागत करते हैं? मैं कह रहा हूँ इसमें कोई हम तो कोई बुरी चीज तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, आप बुरी चीज नहीं देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अवाम दल के नहीं, आप अपनी पार्टी की तरफ से मोदी के इस जेस्चर का, बीजेपी के जेस्चर का स्वागत करते हैं? एक पहलू लिया है जी कि अपनी पड़ोसी देश के साथ पड़ोसी देश को बुला के समारोह में बुलाए हैं। चलिए दादा, इसमें कोई विदेशी नीति या कोई ऐसा कोई राजनीति यहाँ पैदा नहीं होगा जो हम मानते हैं। हम तो इससे पहले भी बार बार बात कह चुके हैं, एक राजनेता के इससे पहले भी बार बार हमने पाकिस्तान के साथ वार्तालाप करने के लिए हम करते हैं, हम कहते हैं कि वार्तालाप के जरिए से हो, जन जन मिले, ये सारे बातें हम करते हैं, और जब ये वास्तव में आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं। ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इस वक्त जो चर्चा है दादा, वही मैं हरिकेश जी, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोले हैं वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, पार्टी लाइन पे बोले, मैं आपको राजनेता की हैसियत से अगर इसको देखें, देश में एक वरिष्ठ राजनेता की हैसियत से, पूर्व सांसद के हैसियत से, और जो देश और विदेश की जो स्थिति है, भारत की जो स्थिति है, उस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जो अभी हमसे पहले जितने लोगों ने जो बातें कही हैं, मैं सबकी बात से सहमत हूँ। उसका कारण ये है जी कि सार्क कंट्रीज़ के सारे जितने हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं सबको बुलाया गया है, या हेड्स ऑफ स्टेट सब कहिए, जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख को बुलाया गया, सरकार के प्रमुखों को बुलाया गया है जी। तो ये सार्क का मेंबर भारत भी है जी, ये सब पड़ोसी देश हैं जी। तो एक नई सरकार ने, हम समझते हैं कि एक सही स्टेप उठाया है, इनिशियल स्टेप इनका ठीक माना जाना चाहिए, ताकि कम से कम एक संदेश तो भारत का गया ना कि हम नहीं किसी से झगड़ा करना चाहते हैं। भारत की पहले की भी सरकारें यही करती रही हैं जी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से की सरकारें रही हों या भाजपा में, वाजपेयी जी तो गए ही थे जब नवाज शरीफ वहाँ प्राइम मिनिस्टर थे जी, तो गए ही थे, बस वगैरह जो लेकर के गए थे। आज भी नवाज शरीफ ही वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं जी। तो सवाल ये है कि जो चीज़ पहले से होती रही है, ये उसके लिए एक संकेत है कि हम नहीं किसी से झगड़ा चाहते, आप भी ठीक से हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ ठीक से रहेंगे। जो समस्याएं हैं उनको बातचीत के जरिए, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में या दुनिया के समृद्धि और विकास के लिए बातचीत के जरिए ही समस्याएं हल की जा सकती हैं। वह बिना कहे इस पर्टिकुलर इस घटना से यह एक संदेश सबको जाता है जी कि कोई देश लड़ाई के मूड में नहीं है। हम इसको एक तरह का सूझबूझ का निर्णय इसलिए मानते हैं कि स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को लेकर के समग्र राष्ट्र की सुरक्षा और उसकी खुशहाली के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। कुछ स्टेट्स की प्रॉब्लम है, हम समझ सकते हैं, कुछ स्टेट्स के लीडर इसका विरोध भी कर सकते हैं, वो स्थानीय राजनीति, तो उसको भी हल तभी आप कर पाएंगे जब आप बातचीत करेंगे। लेकिन इसलिए सार्क देश के जो, चलिए कुछ हम आपको बुलाया गया है, इससे पहले अरुण जी के पास हम चले, हम आपको कुछ बयान, सियासी बयान दिखाना चाहते हैं, खास करके उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है वो बयान आप देखें। सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, मतलब स्वेरिंग इन सेरेमनी में सार्क मुल्कों के वज़ीर आज़मों को मतलब दावत देना, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। और अगर इसी तरह काम किया जाए तो इसके नताइज भी जो हैं बहुत अच्छे होंगे। इस मुल्क की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात जो हैं इतने अच्छे नहीं हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, खासकर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के बारे में तो सब जानते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए और ये बातचीत किसी नतीजे तक पहुंचे, हम तो यही उम्मीद करेंगे। लेकिन जो शुरुआत में अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी पे इन लोगों को मतलब बुलाना, ये एक अच्छी बात। उमर अब्दुल्ला भी सब समर्थन कर रहे हैं और साथ से साथ जम्मू कश्मीर में जो अलगाववादी नेता है उन्होंने भी इसका स्वागत किया है। लेकिन कांग्रेस के
नेता भी हैं, कृपाशंकर सिंह क्या कह रहे हैं उनको भी आप सुन लें। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है कि पड़ोसी देशों से संबंध हमारा ठीक रहना चाहिए और संबंध ठीक रख करके शायद इस विषय पे जो भी निर्णय लिया होगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी के यूपीए सत्ता में थी तो यही लोग ये कहा करते थे कि उनसे संबंध टेंगने, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उनके साथ है ये नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये किया है। तो मुझे लगता है कि ये उनका अपना मैटर है और वो अगर बुलाते हैं, सार्क देशों को सबको बुलाते हैं तो पड़ोसी देश से संबंध तो अच्छा होना ही चाहिए। और उन्होंने अगर एक प्रक्रिया शुरू की है तो उस पर हमको कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं। कोई टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। केसी त्यागी जेडीयू के तरफ से क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का निमंत्रण जरूर उनकी जो घोषित नीति है उसके विरुद्ध लगता है। चुनाव के दौरान श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दिए गए वक्तव्य हैं, यह निमंत्रण मुझे उनके विरुद्ध लगता है। पूरे चुनाव उन्होंने जो सैनिकों के कटे हुए सर थे उसका जिक्र करते हुए भारत सरकार की आलोचना की थी कि राजा अशरफ को क्यों बिरयानी खिलाई जा रही है जब सेनाओं से के सैनिकों के कटे हुए सर आ रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां भी समाप्त नहीं हुई हैं। लश्कर-ए-तौबा का जो ट्रेनिंग कैंप है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। जो कटता बनी हुई थी वो भी समाप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में ये क्या भाजपा की विदेश नीति में पाकिस्तान को लेकर के कोई बदलाव है? चूँकि समूचा चुनाव के जो और मुद्दे थे श्री नरेंद्र मोदी के, उसमें पाकिस्तान विरोध भी एक था। तो अब जब शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे। अरुण जी, तमाम लोगों को आपने सुना, इसलिए आखिर में जो ये विरोध भी है और हमला भी है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सार्क देश के लोगों को बुलाया है, ये स्वागत योग्य है। चुनाव के समय में कौन क्या बोलता है, चुनाव में क्या कहता है, यह बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता है। जब आदमी कुर्सी पर बैठता है तो उसको फिर असली जगह दिखाई पहुंचता है, तब उसको देश दूसरे ढंग से दिखाई देता है जी। और जब भाषण देता है तो देश दूसरे ढंग से दिखाई देता है। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे जी मैं अच्छा मानता हूँ। ये अच्छी शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। और जो भी विरोध है वो सियासी आधार, स्थानीय सियासी जिन्हें अगर सबको बुलाया है जी, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ जी। और जो विरोध है पुष्पेंद्र, उसको सिर्फ और सिर्फ ये माना जाए कि स्थानीय जो राजनीतिक मजबूरी है उसके कारण ये हो रहा है। पुष्पेंद्र, मैं इसमें एक बात दिलीप जी जोड़ना चाहूँगा जो अभी अरुण भाई ने कही है। मुझे लगता है कि ये जो बात कही है कि स्वागत योग्य है, और स्वागत मेरे को लगता है जम्मू कश्मीर से भी स्वागत हुआ है जी। मजबूरी कहीं नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जयललिता की क्या है? जयललिता जी क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं जयललिता जी आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मजबूरी नहीं है। मेरा सवाल ये, जयललिता विरोध क्यों कर रही है? कहीं और बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनके कथनी करनी में अभी अंतर कहना गलत है कि उन्होंने स्पीच में ये कहा कि काट के सिर लगे और राजा। अभी मैं कह रहा हूं सरकार बन रही है। अगर सरकार बनने के बाद जी उनके तरफ से वही गतिविधियां रहे और फिर ये उसको निमंत्रण दें, तब वो अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। मेरा ये कहना है। मेरा सवाल दूसरा है। बाकी जो मजबूरियां हैं वो तो मैं कह चुका हूं। मेरा सवाल पुष्पेंद्र, देखिए जयललिता ने प्रेस रिलीज करके कहा है कि नई सरकार का अभी गठन तक नहीं हुआ है और पीएम ऑफिस ने काम करना तक शुरू नहीं किया है। ऐसे में श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता देने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं आहत होगी और उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। जयललिता का जो बयान, ये स्टेटमेंट है, बहुत गलत है जी। ये उनके अपने लोकल फायदे और नुकसान की वही पुष्पेंद्र, राष्ट्रीय हितों में इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। और मैं ये कहता हूं जयललिता जी के बयान को जो है ओवर रूल करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ओवर रूल करना चाहिए जो चीजें हैं। पुष्पेंद्र जी, देखिए एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी जिस पार्टी के नुमाइंदे हैं, जिसके प्रधानमंत्री घोषित हुए हैं, उस पार्टी को इस संसद के अंदर डीएमके और एआईएडीएमके और मुस्लिम लीग और इस पार्टी और उस पार्टी की मदद नहीं चाहिए। तो कम से कम जो कंपल्शन मनमोहन सिंह के थे, डीएमके के दबाव में उन्होंने अपनी
विदेश नीति को बदला और श्रीलंका के खिलाफ जो बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी वो की, और उस वक्त उनके दिमाग में राष्ट्र हित और देश हित से ज्यादा अपनी पार्टी की सत्ता बनाए रखने में ज्यादा था। लिहाजा नरेंद्र मोदी को जयललिता की नाराजगी इस वक्त शायद इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको उनकी नाराजगी से सत्ता नहीं जा रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिन बातों को इस टेलीविजन पे हम लोग कहते रहे हैं कि ये जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं ये किस तरीके से ब्लैकमेलिंग की राजनीति करते हैं। जहां बॉर्डर लगे हुए हैं वहां बॉर्डर पे ये लोग तय कर रहे हैं, जहां बॉर्डर नहीं लगे हुए वहां दूसरे तरीके से तय कर रहे हैं। अब कल ममता बनर्जी ये कहने लगे हैं कि साहब मैं इसलिए सपोर्ट में खड़ी हूं बांग्लादेश के क्योंकि मेरा बॉर्डर है। तो अभी जो नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो मुसलमान वहां से भाग के आए हैं उनको किस तरीके से घुसपैठ कराई जा रही है, वोट बैंक की राजनीति में उन 2 मिनट में उनका बिस्तर बन जाए। तो मेरा कहना यह है कि विदेश नीति को विदेश में देश के हितों को ध्यान में रख के बात होती है। ये जो लोकल पॉलिटिक्स हो रही है कि उस पर कांग्रेस ने भी अभी ये बयान दिया है, मैं समझता था कि कांग्रेस को यह बयान नहीं देना चाहिए था कि क्या इनकी नीति बदल गई है। जो केसी त्यागी कह रहे हैं उनकी भी मुझे कहीं खुन्नस नजर आती है। अभी राजनीति में जिस तरीके से उनका हशर हुआ है अब उनको लगता है कि क्या विदेश नीति बदल गई। भारत में विदेश मंत्री अभी बना नहीं है, सरकार ने शपथ ली नहीं है। ये एक सिंबॉलिक रिलेशन है जिसके अंदर लोग आते हैं। अगर मान लीजिए दिलीप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर देश में किसी बड़े नेता की मौत होती तो इस देश में लोग आते नहीं आते बाहर से? क्या उनकी आदानी से हमारी विदेश नीति बदल जाएगी? क्या भारत ने घुसपैठ के मामले में, क्या 26/11 के मामले में, सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, हाफिज इब्राहिम के बारे में क्या कोई पॉलिसी बदलने जा रही है? कोई सवाल है? क्या पॉलिसी मैटर पे बात होने जा रही है? क्या ये जो मुलाकात होगी उसमें हाथ मिलाएंगे, थैंक यू वेरी मच, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत है? लेकिन ओवर प्ले बार बार कर रहे हैं और राजनीतिक खासतौर से कांग्रेस जैसी पार्टी को सिर्फ अपने स्कोर करने के लिए इस बात को कहना है कि देखिए साहब उनकी केसी त्यागी जिस तरीके से मजा ले लेकर कह रहे हैं कि देखिए साहब उन्होंने ये कहा, ये मैं समझता हूं ये बहुत घटिया और छोटी और छिजली राजनीति है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस बात पर चर्चा है पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ आएंगे नहीं आएंगे, उनके तरफ से कोई नुमाइंदे आएंगे। कुल मिलाकर के अगर इस जेस्चर को देखें, इस जेस्चर से क्या लगता है हासिल करने की क्या कोशिश की गई है? कि हम एक संकेत जो हरकेश जी कह रहे थे, जो अरुण जी कह रहे थे, अच्छी शुरुआत है, इस अच्छी शुरुआत से हम संकेत क्या देना चाहते हैं? देखिए दिलीप, बहुत कम शब्दों में इसमें एक बहुत छोटी सी साफ साफ बात है। भारत ने इस वक्त सार्क देशों को बुला के, खास तौर से नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुला के, मैं कहता हूं एक मास्टर स्ट्रोक किया है डिप्लोमेसी के अंदर कि पाकिस्तान लगातार यह कहता रहता है कि हम तो शांति चाहते हैं, हम तो बातचीत चाहते हैं, हम तो ट्रेड चाहते हैं, हम तो सारे रिश्ते बरकरार करना चाहते हैं, हम तो हर मामले का हल चाहते हैं। और जिस तरीके से जब वो चुनाव जीते थे तब भी उन्होंने मनमोहन को बुलाया था। आज नरेंद्र मोदी ने तमाम उनकी स्टेटेड पॉलिसी पार्टी की जो है वो वाज़ेह है, पूरा देश जानता है। उसके बाद भी अगर उनको बुलाया है तो नवाज शरीफ के हालात, जो बॉल है वो उनके कोर्ट में है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, पार्टी और सरकार एक अलग अलग तरीके से काम कर रही है। मैं वही कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से जो सरकार है इसकी विन विन पोजीशन है। अगर नवाज शरीफ नहीं आते हैं तो मोदी सबके बावजूद कि वो बहुत कठोर है, एंटी पाकिस्तान है, भारतीय जनता पार्टी बहुत खतरनाक पार्टी है, इस सबके बावजूद भी वो ये मैसेज देने में कामयाब होते हैं कि मैं सबके साथ नई शुरुआत करना चाहता हूं। अगर कुछ लोग नहीं आते हैं तो ये उनको तय करना है। तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है ये। जी नरमानी साहब 30 सेकंड में कुल मिलाकर के संदेश क्या जा रहा है इस वक्त? देखिए, संदेश सीधा सीधा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया है वो तो अपने पड़ोसी देशों से संबंध सुधारने के लिए जो डिप्लोमेटिक फ्रंट है उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत भारत करना चाहता है, अच्छा कदम उठाया है। और पाकिस्तान में जो कुछ इस समय चर्चा चल रही है और जिस प्रकार उन्होंने वहां के चैनल्स को पैनलाइज किया है वो आपके सामने है। दादा, आप हालांकि ये नहीं कह रहे, आप कह रहे अच्छी कुल संदेश क्या जा रहा है इस समय जो खास करके हमारे पड़ोसी मुल्क है उसमें क्या जा रहा है? संदेश क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है जी, अगर राजनीतिक तौर से देखा जाए जी तो ये संदेश एक अच्छी है, अच्छा संदेश है। और मीडिया की तौर से देखा जाए जी, तो ये संदेश बहस करने के लिए कहाँ क्या हो रहा है। जी, दो अहम बातें हैं कि सरकार और पार्टी अब अलग अलग, जो एक सरकार का रास्ता होना चाहिए वो पार्टी के उससे अलग है हरकेश जी, और ये साफ हो गया। देखिए एक बात शुरुआत उससे मान सकते हैं कि अगर क्लियर आपने कहा कि पार्टी जो है जब चुनाव लड़ती है तो पार्टी के सामने बहुत सारे सवाल होते हैं, उन सवालों को उसे जनता के सामने रखना है। जो पार्टी सवाल उठा करके जनता का जब समर्थन ले लेती है और बहुमत मिल जाती है और सरकार बना लेती है तो सरकार को के सोच के डायमेंशन भी टोटल बदल जाते हैं। अब बदलना पड़ता है, कारण उसका ये है कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं क्योंकि रियलिटीज के साथ तब सामना शुरू हो जाता है। असल में तब दिखता है आपको। ये सही है कि पार्टी एक नीति निर्धारित करती है
और उस नीति के अनुरूप सरकार को चलना भी पड़ता है। लेकिन सरकार को इतनी छूट होती है कि वो परिस्थितियों के आधार पर अपनी नीतियों को दाएं बाएं कैसे उसको इम्प्लीमेंट करे ऊपर हाँ घटा बढ़ा करके वो अपना काम करती है। इसलिए जो मैंने शुरू में आपसे कह दिया कि सूझबूझ का निर्णय है, सूझबूझ का निर्णय है जिसका स्वागत। लेकिन हरकेश भाई जो बात कह रहे हैं, हरकेश भाई जो कह रहे हैं कि पार्टी का निर्णय भी मानना पड़ता है, लेकिन हमने 10 साल से देखा पार्टी ही चल रही थी, सरकार नहीं थी। चाहे पाकिस्तान अब सरकार चलेगी, अरुण जी, पार्टी नहीं चलेगी। पार्टी सरकार चलेगी, पार्टी नहीं चलेगी। तो मैंने पहले ही कहा आपको, अब सरकार चलेगी कि अब भाषण चाहे जितना भी दे दे, अब सरकार चलेगी। जब कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसको देश दिखाई देता है। चलिए एक तमाम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चर्चा करेंगे बिहार में लालू जी और नीतीश जी आखिर क्यों साथ आ गए, इस पे चर्चा करेंगे।